हेलो, माय नेम इज़ दिलीप और आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को। हिस्ट्री में आपके एक्चुअली ये टॉपिक आएगा, कहीं कहीं पर आपको कुछ पूछा जा सकता है इससे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें अगर इंसान का इतिहास ही नहीं पता तो हम आगे हिस्ट्री क्या पढ़ें, इसलिए हमें इंसान का इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है और उसी चीज़ को हम आज हमारी क्लास में कवर करेंगे। और मेनली हमारे जितने भी इसमें जो इंसान का जो विकास क्रम है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसे पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाए, आपको अलग से वापस एफर्ट नहीं करना पड़े, रिवाइज नहीं करना पड़े। तो इंसान जो है उसके आने से पहले मैं बात करूं सबसे पहले अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। तो लगभग 4.6 अरब पहले बिग बैंग थ्योरी और ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। वो आग का गोला टाइम के साथ साथ यहाँ पर ठंडा हुआ और गैसियस एक्सचेंज वगैरह हुए, उससे बादल बने, बादलों से समुद्र बने और समुद्रों से फिर एक जीव, एक कोशिकीय जीवों का समुद्रों से वनस्पति और ये सारी चीजें बनी, एक कोशिकीय जीव जो थे वो बने। उससे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और बड़े जीव बने। अब जैसे आज अगर मैं बात करूं आपसे कोविड की, तो हम हर इंसान शायद कोविड को कोस रहा होगा, लेकिन हमें इस चीज का मैं आपको बता दूं कि इंसान का भी जो जन्म हुआ है वो लगभग इसी टाइप के जो जीव जो थे, अकोशिकीय, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, इन्हीं जीवों से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कॉर्डेट्स बने, कशेरुकी बने और बाद में अकशेरुकी, और ये सब करते हुए एक टाइम हुआ जब एक स्पीसीज बनी, वो थी बंदर। और बंदर बाद में जाके बनेगा आपका ह्यूमन। आपने कई बार सुना भी होगा कि हम बंदरों से बने हुए हैं, हमारी जो प्रजाति है वो बंदरों से बनी हुई है, लेकिन कैसे बनी है वही मैं आज आपको पूरी क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली सबसे पहले बंदरों के बाद एक प्रजाति अस्तित्व में आई जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद दूसरी प्रजाति बनी, इसके बाद होमो हैबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो निएंडरथल। हालांकि इस प्रजाति के जो सबूत है वो लगभग खत्म हो गए, और उसके बाद बना होमो सेपियंस। और आज जो प्रजाति मौजूद है, शायद मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी ना हो, होमो सेपियंस, सेपियंस। अब जो प्रजाति आएगी होमो सेपियंस और सेपियंस। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली प्रजाति के बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। थोड़ा फोटो देख के आपको लग रहा होगा कि क्या मतलब कोई पोज बना के खड़े हैं, है ना, कोई पोज बना के खड़े हैं। अगर इन भाई साहब को देखेंगे आप यहां पर, तो ये जैसे जिम जाके आए हैं और अपने बाइसेप्स और शोल्डर दिखा रहे हैं। क्या हो सकता है दिखा रहे हो कि आज तो मैंने बाइसेप्स, आज तो मैंने शोल्डर मारे हैं, तो ये शोल्डर दिखा रहे हैं, और ये यहां पर इन्होंने आज शायद किया है बाइसेप्स। तो जैसे दिखाया जाता ना ऐसा करके कि आज मैंने ट्राइसेप्स दिखाया, तो ये शायद ट्राइसेप्स दिखा रहे। हम आगे की तरफ अब जैसे देखेंगे इनको, ये सबसे पहली प्रजाति है जो बंदर से इंसान, मतलब बंदर और इंसान के बीच की सबसे पहली प्रजाति है, एप और इंसान के बीच की सबसे पहली प्रजाति है। इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस जो है वो लगभग बंदर के लिए यूज लिया जाता है, पिथेकस वर्ड था ये बंदर, लेकिन इसमें बहुत सारे जो गुण थे वो इंसान के या होमो के, मनुष्य जो है उसे होमो कहा जाता है, तो होमो के काफी गुण इसमें विद्यमान थे। इसका जो समय था वो लगभग 5.5 मिलियन ईयर अगो, 5.5 मिलियन ईयर अगो या फिर 55 लाख वर्ष पहले का समय इसका रहा। और इसका जो मस्तिष्क था वो काफी छोटा था, लगभग 400 सीसी के आसपास इसका मस्तिष्क था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 400 सीसी का मतलब क्या है। एक्चुअली
सीसी यहां पर डिनोट करता है क्यूबिक सेंटीमीटर को, क्यूबिक सेंटीमीटर को। और जब मैं बात अगर क्यूबिक सेंटीमीटर की कर रहा हूं तो यहां पर इसका मतलब है कि जैसे ये जो अगर सपोज ये इंसान है तो इसका जो दिमाग है, इसका एक एरिया है, उतने एरिया में दिमाग पाया जाएगा। और जैसा कि आपने बचपन से सुना होगा कि ये कोई बड़ी खोपड़ी का इंसान है, इसकी खोपड़ी बहुत तेज है, तो खोपड़ी का मतलब होता है ये स्कल, और स्कल का मतलब है कि जितनी बड़ी ये खोपड़ी होगी उतना ज्यादा दिमाग होगा। और इनका आप देख के पहचान पा रहे होंगे कि इनकी जो खोपड़ी है, स्कल है, इतना ज्यादा है नहीं, इनका फोरहेड है काफी सकरा। तो क्योंकि ऐसे में दिमाग कम मिलेगा तो इनका जो दिमाग है वो ज्यादा से ज्यादा 400 सीसी 400 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब 400 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसको आपको याद करने के लिए मैं एक चीज बता दूं कि सीसी जो है, सीसी वर्ड इंजन की कैपेसिटी भी शो करता है, हालांकि वहां मीनिंग उसका अलग है, इंजन की कैपेसिटी भी शो करता है। और मैं अगर 400 सीसी की बात करूं तो 400 सीसी का इंजन होता है आपकी रॉयल एनफील्ड में, तो इसे मान लीजिए कि इसका जो दिमाग है उसमें ज्यादा से ज्यादा रॉयल एनफील्ड जितना इसमें दिमाग है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाया जाता था जंगलों में, बड़े बड़े घने जंगलों में, और वो मोस्टली फूड और ये चीजें खाता था, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलोपिथेकस खाया करता था। लेकिन अब टाइम शुरू हो रहा है प्लास्टोसीन कल्प। प्लास्टोसीन कल्प में आइस एज की शुरुआत होती है। आइस एज में एक बहुत बड़ा चेंज होता है कि अब लगभग पूरी दुनिया में बर्फ ज्यादा है, और जो बड़े बड़े जो जंगल है वो जंगल गायब हो गए। जंगलों के गायब होने की वजह से जंगलों में जो फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स वगैरह जो मिलती थी वो सारी चीजें भी गायब हो गई। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि हम अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जाए तो अगर कोई जंगल में रह रहा तो उसे फूड के खाने के लिए किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, उसे आराम से खाना मिल जाएगा, फ्रूट खा लेगा, कंदमूल खा लेगा, कोई चीजें खा लेगी। आज भी अगर मैं चाहूं तपस्या करने की सोचूं और मैं चाहूं कि मैं कहीं तपस्या करने जाना चाहता हूं तो मैं जंगल में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जंगल में मुझे खाना आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर मैं किसी मैदानी भाग में हूं तो मुझे वहां खाना नहीं मिलेगा, और खाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब जो इंसान है वो मैदानों में आ गया, क्योंकि जंगल खत्म हो गए और मैदानों में आया। तो इसकी सबसे पहली जो आदत थी या हैबिट जो थी वो चेंज हो गई। अब ये शाकाहारी नहीं रहा, मांसाहारी हो गया। और मांसाहारी इसलिए हो गया क्योंकि खाने के लिए फ्रूट और वेजिटेबल्स है ही नहीं, तो अब इसकी हैबिट चेंज हुई। इसकी खाने की जो हैबिट थी वो चेंज हुई, ये अब मांस पे निर्भर रहने लगा। लेकिन मांस की एक चीज है, क्योंकि जितने भी शाकाहारी जीव है इनके दांत कुछ इस प्रकार हुआ करते हैं। इन दांतों से ज्यादा आप घास खा सकते हो, सीरियसली इन दांतों से ज्यादा आप घास खा सकते हो, उसके अलावा कुछ दूसरा खाना पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां ये दांत ज्यादा तीखे नहीं है। और यही बात करूं मैं किसी शेर की, तो शेर के दांत इस तरीके के, तो इन दांतों से आराम से मांस को चीरा जा सकता है, फाड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। अब इस इंसान के साथ में प्रॉब्लम यह थी कि मांस को इसको खाना भी है लेकिन इस टाइप के दांत नहीं है इसके पास। तो ऐसे में इस इंसान ने एक चीज की खोज की जिसने आने वाले टाइम में इस इंसान की पहचान बदल दी, और साथ के साथ आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको भी बदल दिया। मैं मानता हूं कि आज अगर मैं आपको यहां पढ़ा पा रहा हूं तो उसके लिए मैं इसको थैंकफुल हूं, और इसके साथ साथ उस इंसान को थैंकफुल हूं जिसने सबसे पहले पत्थर उठाया। तो यहां आप देख पा रहे होंगे इन्होंने सबसे पहले पत्थर उठाया, और पत्थर उठाया, और जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया तो इन सबको पत्थर की पहचान पता चली कि आखिर में पत्थर का यूज क्या है। इन्होंने टाइम के साथ साथ एक पत्थर का
पत्थर को पहले मांस पे पटका करते थे, उसके बाद इन्होंने पत्थर को छोटा बनाया और छोटा बना के उस पत्थर से मांस को काटना सीखा। इस इंसान ने सबसे पहले पत्थर बनाया और पत्थर को यूज करने लगा, इसलिए इसे कहा गया कारीगर मानव। कारीगर मानव या टूल मेकर। और इसका जो समय था वो था 2 से 2.5 मिलियन ईयर अगो, लगभग 25 लाख साल पहले की बात है ये। और इसका जो मस्तिष्क था, अब इसका जो मस्तिष्क होगा, इसका मस्तिष्क मेनली होगा 500 से 700 सीसी के आसपास। आपकी एक छोटी कार आती है नैनो वगैरह, उसके जैसा। ये थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको यहां सीसी याद हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनना है तो या तो सीसी से बनेगा या फिर इससे बनेगा कि किसने क्या किस चीज का इन्वेंशन किया। अब इसके बाद बहुत बड़ा टाइम के साथ साथ चेंज आया जंगलों में घूमने की वजह से। जंगलों में घूमने की वजह से इंसान जो था उसकी कमर टेढ़ी थी और पांव भी उसके काफी टेढ़े हुआ करते थे। अब क्योंकि वो मैदानों में आ गया है, मैदानों में काफी लंबा चलना पड़ता है। आपको शिकार के लिए मैदान में काफी लंबा चलना पड़ेगा। और चलने की मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं हुसैन बोल्ट की। हुसैन बोल्ट की कमर, आप कभी भी हुसैन बोल्ट को खड़े देखिए, हुसैन बोल्ट हमेशा आपको सीधे खड़े मिलेंगे, उनके पांव भी सीधे होंगे। कारण क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और अब ये इंसान बहुत ज्यादा चलने की वजह से सीधा खड़ा रह पाया, और सीधे खड़े होने को बोला जाता है इरेक्ट फॉर्म में। अब इरेक्ट फॉर्म में होने की वजह से इसका जो नाम पड़ेगा वो होगा इरेक्टस। और क्योंकि ये मानव प्रजाति है तो अब इसका नाम है होमो इरेक्टस। ये सीधा खड़ा है। अब सीधे खड़े होने के साथ साथ बहुत कुछ बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अब ये सीधे खड़े होने की वजह से, अब अगर मैं टेढ़ा हूं और मेरे हाथ में 2 पत्थर है, मैं टेढ़ा होकर दोनों पत्थर को अगर टकराऊंगा तो उसकी चिंगारी या तो मेरे मुंह पे आ जाएगी या फिर वो पत्थर के जो टुकड़े हैं मेरे मुंह पे लग जाएंगे। तो जब तक ये सीधा खड़ा नहीं था तब तक इसने हो सकता है पत्थरों को आपस में टक्कर की हो, लेकिन कोई खास फल नहीं मिला। लेकिन क्योंकि अब ये सीधा खड़ा है तो इसने, मैं एक चीज बताऊं कि इसने अब ईंट से ईंट बजा दी। तो ईंट से ईंट नहीं बजा के इसने पत्थर से पत्थर बजा दिया। इसने एक पत्थर लिया और एक दूसरा पत्थर लिया, इन दोनों को आपस में इसने काफी टक्कर मारी और टक्कर की वजह से 2 चीजें हुई। पत्थरों की टक्कर से एक तो इसने आग का आविष्कार कर दिया, और दूसरी चीज, जब ये एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे तोड़ रहा था, पत्थर की टक्कर करवा रहा था, तब इसने यहां पर एक ऐसे उपकरण की खोज कर दी जिसने आने वाले टाइम में इंसान की सभ्यता को बदल दिया। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, कई जगह लोग ये बोलते हैं कि यहां तो सिर्फ पत्थर मिलेंगे, पत्थरों में ऐसा क्या है? लेकिन पत्थरों ने इस पूरी मानव सभ्यता को बदल के रख दिया। पत्थरों ने पूरी मानव सभ्यता को इस लेवल पे बदल दिया कि आज जो हमारे साथ वाली स्पीसीज थी, मैं बात करूं अगर किसी भी स्पीसीज की, चाहे बिल्ली हो, शेर हो, कोई भी हो, वो आज भी वही है, आज भी उसी टाइप का शिकार करते हैं, आज भी उनकी लाइफस्टाइल वही है। लेकिन हम बहुत अलग हो गए, हम मार्स तक जा रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, सारी चीज हो पा रही। और सबका क्रेडिट मैं देना चाहता हूं इन्हीं पत्थरों को, और उसका क्रेडिट मैं दूंगा होमो इरेक्टस को, क्योंकि होमो इरेक्टस ने सबसे पहले 2 पत्थरों की आपस में टक्कर करवाई और उस पत्थर से एक आग बनी और दूसरा बना स्टोन टूल, या पत्थर के औजार। और यहां सबसे पहले पत्थर का जो औजार बना वो था हैंड एक्स। हस्त कुठार। ये देखिए कुछ इस तरीके से जब उसने 2 पत्थरों को आपस में टकराया तो जो बड़ा पत्थर होता है, ऐसे टक्कर से बने जो टुकड़ों में जो बड़ा पत्थर होता है उसे बोला जाता है कोर उपकरण। कोर उपकरण मेनली आपके हैंड एक्स होती है, आपकी हस्त कुठार को कोर उपकरण कहा जाता है। और
छोटी छोटी, एक जैसे आप एक दो पत्थर लीजिए, दो पत्थरों को आपस में टकराइए, उससे एक बड़ा जो पत्थर बनेगा वो पत्थर बन जाएगा कोर उपकरण, और उससे छोटी छोटी पपड़ियां बनेगी, छोटी छोटी पपड़ियां बनेगी, उन पपड़ियों को बोला जाता है फ्लैक्स। अब आने वाले टाइम में जब हम स्टोन एज जब पढ़ेंगे उस समय ये पपड़ियां और ये हैंड एक्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये पपड़ियां जो है एक्चुअली हैंड एक्स तो थोड़े टाइम तक काम आएगी आपके लोअर पैलियोलिथिक एज में, लेकिन ये जो फ्लैक्स है मिडिल पैलियोलिथिक एज के आसपास, ये फ्लैक्स आपके टाइम के साथ साथ ऐसा इसके साथ चेंज होगा, इंसान इन फ्लैक्स को इतना अच्छे से यूज करना सीखेगा कि इसके इन फ्लैक्स को घिस घिस के बाद के टाइम में वो बना देगा ब्लेड, और ब्लेड बनाने के बाद उसके ब्यूरिन बनाएगा और बहुत सारे उपकरण बनाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बाद में जाके इन्हीं फ्लैक्स से बना देगा वो एक भाले के आगे लगने वाली छोटी सी तीर नुमा एक पत्थर का औजार बनाएगा, जिससे बाद में बनेंगे भाले, और उस भाले से वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर पाएगा। वो हम स्टोन एज में देखेंगे। अभी के लिए कोर उपकरण हैंड एक्स हुआ और फ्लैक्स बन गए आपके दूसरे उपकरण। ये आपका हैंड एक्स बनाया। अब उस इंसान ने एक हैंड एक्स बनाया जिसे हस्त कुठार या कुल्हाड़ी कहा गया। ये दोनों तरफ से तीखी थी, इसलिए इसको द्विफलकीय कहा गया। अब यहां आप देख पा रहे होंगे ये होमो इरेक्टस है। चांदनी रात में आराम से ये सीख कबाब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सीख कबाब। सीख कबाब बनाने का कारण, क्योंकि आप इसके चेहरे पे एक शांति देखिए, चेहरे पे बिल्कुल एक प्यारी सी शांति इनके, क्योंकि इन्हें पता है कि अब मेरे टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मैंने पत्थर बनाना सीख लिया है, पत्थर के उपकरण बनाना सीख लिया है, तो कोई भी जानवर अगर इस पे हमला करता है तो उस पत्थर से उसको मार सकता है। और इसने दूसरा आग बनाना सीख लिया है। पत्थर से किसी भी जानवर की जो मांस है उस मांस को काटने के काम आता है आपका पत्थर। सबसे पहले हैंड एक्स उसको बड़े पार्ट्स में काट देता है और छोटे छोटे फलक जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। और इस इंसान ने साथ का साथ आग का आविष्कार किया, जिसने बाद में जाके मानव सभ्यता को बहुत हद तक बदल दिया। ये देखिए कुछ इसी टाइप से ये पत्थर को तोड़ रहा है और आग बना रहा है। अब समय बहुत ज्यादा परिवर्तित हो रहा है और समय के साथ साथ अब एक ऐसी प्रजाति अस्तित्व में आई जो लगभग खत्म हो गई। हम टाइम के साथ साथ देखेंगे तो ये प्रजाति लगभग खत्म हो गई, लेकिन अगर ये प्रजाति एग्जिस्ट रहती, अगर ये प्रजाति आज अगर रहती तो बहुत कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल जाते। यह प्रजाति सबसे ज्यादा, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा विकसित भी थी और साथ के साथ सबसे ज्यादा मजबूत प्रजाति थी। सबसे ज्यादा इनमें कैपेसिटी जो थी वो बहुत अच्छी खासी थी। और ये प्रजाति जो है इसने भाले का यूज किया, भाले बनाना सीखे। इन्होंने जो पत्थरों को थे वो आगे लगाया और भाले बनाया और बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया। और इसीलिए ये प्रजाति बड़े जानवरों का शिकार करती थी। तो ये प्रजाति थी निडर, और निडर से हम याद कर देंगे निएंडरथल। हालांकि ये प्रजाति गायब हो गई, रातों रात गायब हो गई, किसी को नहीं पता कि ये प्रजाति कहां गई। कुछ जगह इसके जो अवशेष मिले हैं उनको जब हमारी प्रजाति से मिलाया गया तो हमारे शरीर के 2% डीएनए में 2% हमारा जो डीएनए है वो इनसे मिला। तो उसके बेसिस पे दो थ्योरी बनाई गई है कि हो सकता है निएंडरथल जो प्रजाति है उसका और होमो सेपियंस का आपस में मिलन हुआ और उसकी वजह से होमो सेपियंस का निर्माण हुआ। या दूसरी थ्योरी ये भी है कि होमो सेपियंस ने, क्योंकि होमो सेपियंस और निएंडरथल दोनों ही एक ही टाइम जोन में लगभग 2,30,000 के टाइम जोन में ही एग्जिस्ट करते थे, तो इनमें से होमो सेपियंस ने निएंडरथल को वहीं पर खत्म कर दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज है जो प्लास्टोसीन, अगर मैं आपको याद कराना चाहूं तो प्लास्टोसीन को हमें याद करने के लिए
होमो हैबिलस के टाइम पे प्लास्टोसीन कल्प था और होमो हैबिलस ही प्रथम मानव है। तो मानव एकदम से मानव आया कैसे? तो मानव आया, मानव का ब्लास्ट हुआ, एकदम मानव का ब्लास्ट हुआ, इसलिए मानव आया। हमें याद करने के लिए बनाना पड़ेगा कि मानव एकदम ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई हीरो की एंट्री होती है उसी टाइप से आपके मानव की एंट्री हुई, एकदम से ब्लास्ट हुआ और वहां पर मानव सामने आया। तो ब्लास्ट से मैं बना दूंगा, ब्लास्ट को ब को कर दूंगा मैं प्ल, और बाकी सारा हमारा सेम। तो प्लास्ट, और मानव कब आया? जब प्लास्ट हुआ, और प्लास्ट हुआ तो प्लास्ट से बना देंगे प्लास्टोसीन कल्प, प्लास्टोसीन कल्प। तो ये हमारा कल्प जो है वो भी हमें याद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं होमोसेपियंस पर। होमोसेपियंस जो हमसे जो पहले जो प्रजाति थी वो थी होमोसेपियंस, जिसका समय जो रहा वो 2,30,000 से लगभग 30,000 के आसपास का समय रहा आपका। और होमोसेपियंस जो है इसका समय आपको पैलियोलिथिक, यहां तक आपकी पैलियोलिथिक जो एज है वो आ गई थी। हायर पैलियोलिथिक जो एज है, हायर पैलियोलिथिक एज इस समय तक आ गई थी। मैं स्टोन एज जब पढ़ाऊंगा उस स्टोन एज में आपको पूरा याद करा दूंगा। और स्टोन एज में मैं आपको, हालांकि यहां ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि फैक्ट और इन चीजों को याद करने के लिए आपको अपनी पास्ट मेमोरी को यूज करना पड़ेगा या फिर किसी स्टोरी को यूज करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, बचपन में हमने एक स्टोरी सुनी थी, वो स्टोरी आज भी हमें याद है, कछुए और खरगोश की स्टोरी। उसके अलावा बाद की कोई भी स्टोरी सोचिए आप, आपको सारी स्टोरीज याद होगी। आप कभी भी आपके दोस्तों के साथ शेयर की गई कोई भी घटना उसको याद कीजिए, आपको याद आ जाएगी, क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में है। तो हम हमारी पूरी क्लास में ये कोशिश करेंगे जो कंसेप्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से समझा के आपको बता दूंगा, और फैक्ट है उनको मैं अच्छे से आपको याद करा दूंगा। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि आपकी जो मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स है उनको आपको याद कैसे करना है। काफी ज्यादा है, अगर आप याद करने बैठेंगे तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाएंगे, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें चारों ऑप्शन जो होंगे वो एक जैसे होंगे, और उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये साइड तो शायद मिडिल पैलियोलिथिक की है, लोअर पैलियोलिथिक की है, हायर की है या मेसोलिथिक की है, इनकी है। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। अभी अपनी थोड़ी सी आंखें बंद कीजिए प्लीज, आप आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ में आप चलिए एक ऐसे तालाब में जहां पर एक नाव पड़ी है। आई होप कि आपने देख लिया होगा, शायद क्या पता आप डल झील वाला एरिया इमेजिन करते हो तो प्लीज कश्मीर से थोड़ा नीचे आ जाइएगा, राजस्थान के बेल्ट में, मध्य भारत के बेल्ट में आ जाइएगा, वहां पर आइएगा, क्योंकि कश्मीर में तो अभी ठंड थोड़ी ज्यादा है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो जाए। ठीक है, तो आप थोड़े नीचे वाले एरिया में आइए और यहां पर एक नाव इमेजिन कीजिए आप कि पानी है और पानी के ऊपर एक नाव चल रही है। इस नाव में हम इंसान को नहीं बैठाएंगे, इस नाव में एक हिरण बैठा है। हालांकि पेंटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, और हिरण के हाथ में एक बेलन है। अब बेलन हिरण के हाथ में देख के आपको थोड़ा लगा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बेलन तो मां के हाथ में होता है, क्योंकि हमारी मदर मोस्टली जितना मैं जानता हूं इंडिया में ऐसा कोई बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने बेलन नहीं खाया होगा। ठीक है, तो वो चीज है और खाना भी चाहिए, उससे बच्चे थोड़े स्ट्रांग होते हैं। आज अगर हम सब इतने स्ट्रांग है तो उसका रीजन बेलन है। ठीक है, तो हम उसको आगे देखेंगे। तो यहां हमारे जो हिरण है उनके हाथ में है एक बेलन। वो जब मैं बताऊंगा आपको, जब ये चीज बताया करूंगा तो उस टाइम पे मैं पूरा अच्छे से इसके साथ में एक सूरी मेंटेन करूंगा ताकि ये चीज आपको अच्छे से पता चल जाए। हम यहां पर यूज कर देते हैं हमारी स्टोरी। ये आपकी एक नाव है, इस नाव में एक हिरण बैठा है, और इस हिरण के हाथ में बेलन है। यहां पर नरम नरम सिंगाड़े हैं, और यहां पर ये हिरण जो है, और यहां एकदम से मूवी एक ट्विस्ट आता है, एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ऐसा कि आपने मूवी देखी होगी बाहुबली। अब बाहुबली का जो एक कैरेक्टर है वो हल्का सा आपको यहां पर आ जाएगा, गायब होके उसको मैं लेके आ रहा हूं। वो कैरेक्टर जो आपके यहां आ जाएगा, और वो कैरेक्टर ऐसा है जिसने बड़ों बड़ों को तोड़ दिया था। सिर्फ बाहुबली नहीं, अगर बाहुबली के बाद कोई कैरेक्टर था तो वो था कटप्पा।
अब हालांकि मुझे इसको बनाने के लिए थोड़ा सा पेंटिंग अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि कटप्पा अगर मैं बना रहा हूं तो सर पे बाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर कटप्पा आप इमेजिन कर रहे हो तो उसके सर पे बाल नहीं है। तो यहाँ कटप्पा है, और कटप्पा उसी स्टाइल में जैसे कटप्पा ने बाहुबली के पैर को अपने सर पे लिया, वैसे ही इस नाव को अपने सर पे लिया मिडल एरिया से, और इस नाव को तोड़ दिया। कटप्पा ने इस नाव को तोड़ दिया, इस कारण ये नाव टूट गई। लेकिन जैसे ही नाव टूटी, और हमें आपको पता होना चाहिए अगर कोई चीज किसी जानवर को हार्म हो रहा है, अब हिरण है यहां पर, तो हिरण को यहां बचाने कौन आएगा? पहली बात तो हिरण को मारने कौन आएगा? हिरण जैसे ही है, तो हिरण नाम सुनते ही आपके दिमाग में आपको लगा होगा कि हिरण की बात हो रही, तो हो सकता है सलमान खान इसको मारने आ जाए, लेकिन यहां सलमान खान नहीं आया, यहां कटप्पा आया इसको मारने के लिए। अब इनको बचाने के लिए आएंगे छोटा भीम और भीम की दीदी चुटकी। तो मैं बना देता हूं भीम, चुटकी को भीम की दीदी, और छोटा भीम आएंगे। अब इससे हमारी ट्रिक बन जाएगी कि नाव से बन जाएगा हमारा नेवासा, भीम से बन जाएगा भीम बेटका, दीद से बन जाएगा डीडवाना, नाव से बन गया नेवासा, कटप्पा से बन गया कुड़प्पा, हिरण से बन गया हिरण नदी घाटी, और बेलन से बन गया बेलन नदी घाटी, नर्म सिंगाड़ों से बन गया नर्मदा नदी घाटी। और इस टाइप से आपकी जो मिडल पैलियोलिथिक साइट्स है वो पूरी हो जाएगी। और क्योंकि कटप्पा ने यहां से मिडल से तोड़ने की कोशिश की है, तो यहां हम लिख देंगे मिडल, ताकि आप कभी भूले नहीं कि ये एक मिडल पैलियोलिथिक साइट की ट्रिक है। तो यहां आपका अब तक होमो सेपियंस भी आप खत्म कर चुके हैं हम। अब इसके बाद जो प्रजाति आती है होमो सेपियंस सेपियंस। आप इस फोटो में आराम से देख पा रहे होंगे कि होमो सेपियंस सेपियंस है, वो एग्रीकल्चर खेती कर रहा है, घर रख रहा है, फैमिली हालांकि उस टाइम तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी रखी थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक सामाजिक प्राणी था, क्योंकि बंदर एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी सामाजिक प्राणी है। उसका एग्जाम्पल आप सुनिएगा। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि किस तरीके से कुछ बंदरों ने मिलकर महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा कुत्तों के बच्चों को मार दिया। कारण उसका सिर्फ एक रहा कि कुछ कुत्तों ने बंदर के बच्चों को मार दिया। तो रिवेंज लेने के लिए बंदरों ने लगभग वहां पूरे कुत्ते की जो प्रजाति जो है उसी को खत्म कर दिया। तो बंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली वाली फीलिंग्स होती है, और वो चीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से चलती आई, जो यहां तक आते आते काफी बड़ी हुई। अब वहां पर आपके ये जो होमो सेपियंस सेपियंस है, इसका जो दिमाग है वो लगभग 1200 सीसी से 2000 सीसी के बीच में रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं अगर बात करूं तो इसका दिमाग दौड़ता था आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरह, फॉर्च्यूनर या आपकी सफारी की तरह। सफारी में 2000 सीसी का इंजन होता है, तो सफारी की तरह इसका दिमाग दौड़ता था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग दौड़ता था रॉयल एनफील्ड की तरह। हैबिलस का दिमाग दौड़ता था आपकी टाटा नैनो की तरह। और निएंडरथल या होमो इरेक्टस का जो दिमाग था वो दौड़ता था आपकी डिजायर की तरह। इसकी आपको टेबल अलग से मिल जाएगी, और नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, ताकि आपको नोट्स फ्री में दे दिए जाए। अब इसने पूरी दुनिया जो है उसको पलट दिया। होमो सेपियंस सेपियंस, यहां पर देख पाएंगे आप कृषि हो रही है, कृषि के साथ में स्थायी एक चीज। अब जो होमो सेपियंस सेपियंस है वो पशुपालन शुरू कर देगा, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है कि किसी भी जानवर को अगर उसे शिकार करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा उसको फूड दे दो, फूड के बहाने वो आपके पास टिकेगा, और जब कभी आपको जरूरत लगे आप जाइए उसके पास में और उससे अपना फूड बना दीजिए। यही देखो, इंसान सबसे ज्यादा सेल्फिश, अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा स्वार्थी अगर इस दुनिया में कोई प्रजाति है वो इंसान है। तो इस तरीके से उसने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन के बाद उसको टाइम के साथ साथ पता चला कि जो वेजिटेशन है, अब देखिए ये इंसान जो पहले एक वेगन था अब वो वापस वेगन हो जाएगा, पहले वेजिटेरियन था अब वापस वेजिटेरियन हो जाएगा, और कृषि करना सीखेगा
जैसे कि क्योंकि नदियों के पास रहने की वजह से इसको साथ के साथ इसको कृषि सीखी, इसने खेती करना सीखा, और खेती करने की वजह से, क्योंकि खेती सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो एक जगह स्थायी रूप से निवास करता हो। जैसे कि मैं अगर सपोज आज की बात करूं कि अगर मुझे खेती करनी है तो मुझे अजमेर में ही रहना पड़ेगा। मैं यहां से जयपुर रह के मैं अप डाउन करके या इस टाइप से खेती नहीं कर सकता। मुझे अगर मैं अजमेर में स्थायी रूप से अगर निवास करता हूं तो मैं खेती कर पाऊंगा। इसी तरीके से इसे एक स्थायी निवास की, इसका निवास स्थायी हो गया, और स्थायी निवास के कारण अब ये धीरे धीरे इसके गांव बसेंगे और एक सभ्यता का निर्माण होगा, जिसमें हम बाद के टाइम में जोरवे संस्कृति और आपकी सारी ताम्रपाषाण संस्कृतियां भी पढ़ेंगे, जिसमें तांबे की खोज हुई। फिर हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यताएं। कांस्य युगीन सभ्यताएं मतलब मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जहां पक्की नालियां थी, पक्की सड़कें थी, घर के अंदर किचन वगैरह सारी चीजें थी, हाइजीन का इतना ज्यादा ख्याल था उनको, स्वच्छता का इतना ज्यादा ख्याल था कि घर के मेन गेट के सामने से नालियां नहीं बनाते थे वो। घर के जो मेन गेट के वहां नालियों के ऊपर मेन गेट नहीं हुआ करते थे। बहुत बड़ी एक विकसित सभ्यता की बात करेंगे हम, जिसका नाम पड़ा बाद में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यताओं के बाद। उसके बाद हम थोड़ा सा वैदिक से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से ये इंसान ने सभ्यताओं का निर्माण किया। और कांस्य युगीन सभ्यता, जहां अगर मैं आपको आज बात करूं, आप आपके 50 किलोमीटर के रेडियस में सोचिए क्या एक स्विमिंग पूल है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय में स्विमिंग पूल पाया गया। हम बात करेंगे उस सभ्यता के बारे में काफी, और आपको फैक्ट जो है उसकी मेरी गारंटी रहेगी कि मैं सारे फैक्ट्स आपको याद करवा दूंगा हर एक टॉपिक के। और इसी तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हालांकि ये हिस्ट्री का सबसे बोरिंग पार्ट है, पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ पाए। आप प्लीज मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, ताकि हम आगे हिस्ट्री को बहुत इजीली उसके सारे फैक्ट्स को याद कर दें और सारे जो कंसेप्ट है उनको इजीली पढ़ लें। थैंक यू, नमस्कार।